नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये है इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी आज फिर उसी युद्ध की तरफ हम बात करेंगे जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। 13 दिन हो चुके हैं यूएस इजराइल बनाम ईरान, और इसमें ईरान की नीतियों ने ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। क्या ट्रंप फंस गए हैं क्योंकि ईरान अड़ गया है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से दुनिया भर में तेल की किल्लत होने वाली है? कई सारे प्रश्न उठते हैं। इसमें सही जवाब और या सही गलत कुछ नहीं है, क्योंकि युद्ध में सब जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर कहा जाता है कि जंग और प्रेम में सब कुछ जायज़ है। और दोनों के पक्ष से अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से यही है कि सामने वाले दुश्मन को हम किस तरह से और वीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि ईरान हमेशा से इस युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, और करीब पिछले 47 साल से तो ख़मैनी राज है या फिर आयतुल्ला के अंडर इनका राज है, जो क्लरिकल रिजीम है जो 47 साल से चल रहा है, उसमें से करीब 30-32 साल और आखिर के जो 20 साल हैं गल्फ़ वॉर के बाद, ईरान इराक वॉर के बाद, ईरान की हमेशा ये तैयारी रही है कि कभी भी उस पर आक्रमण हो सकता है, और अगर आक्रमण होता है तो वो किस तरह की तकनीक और किस तरह से इस युद्ध को लड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान इस वक्त गुरिल्ला मोड में जा चुका है। गुरिल्ला मोड का मतलब ये है कि आयतुल्ला ख़मैनी और आयतुल्ला खुमैनी दोनों ने मिल करके, और उसके बाद आयतुल्ला ख़मैनी जो अब गुज़र गए हैं, उन्होंने पहले ही इस बॉम्बिंग से पहले कि जब उनका सफाया हो गया था, उससे पहले ही IRGC और उनकी क्लरिकल लीडरशिप जो इमाम है उन सबको डिसेंट्रलाइज लीडरशिप का मॉडल सिखा दिया था। इसको हम मोज़ेक लीडरशिप कहते हैं। मोज़ेक का मतलब ये कि एक एक करके अलग अलग टाइल होती है, सब एक जैसी दिखती हैं तो एक होता है, लेकिन हर टाइल और हर पार्ट अब भिन्न भिन्न अपने अपने तरीके से अपने आप फंक्शन कर सकता है। तो ईरान में इस वक्त 31 ऐसे तबके हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 31 डिसेंट्रलाइज्ड IRGC के कमांड्स हैं, और ये हर कमांड अपने आप अपने युद्ध के लिए युद्ध की नीतियां और अपने स्तर पर अपने लेवल पर इस युद्ध को लड़ने के लिए सक्षम है, और उसके पास वहां पर डिसीजन मेकिंग की काबिलियत है। यानी कि अगर वहाँ का कोई एक कोर कमांडर है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो मर जाता है तो उसके पीछे का जो ब्रिगेडियर है वो कमान संभाल लेगा। ब्रिगेडियर मर जाता है तो पीछे लेफ्टिनेंट कर्नल है वो कमान संभाल लेगा। तो 3 टियर इनकी लीडरशिप हर लेवल पर ऑलरेडी तैयार है। इसके साथ ही उनके पास जो आवश्यक असला और युद्ध के लिए जो सामग्री है वो पहुंच गई है। चौथी बात, इनके पास ये भी पैसा भी पहुंच रहा है। पैसा कहाँ से पहुंच रहा है? मुज्तबा हुसैनी जो अब नए सुप्रीम लीडर हैं, वो पहले से ईरान के अंदर IRGC के लिए और पूरे ईरान के फाइनेंसेस वही संभालते थे, पैसे का कारोबार वही संभालते थे। उनकी बहुत सारी शेल कंपनीज UAE में हैं और विश्व भर में पनामा और अलग अलग जगह पर हैं, जहां पर क्रिप्टो और डॉलर्स ये घुमाए जाते हैं, और चीनी युआन इस पैसे को घुमाकर किसी भी तरीके से लोकल लेवल पर पैसा पहुंचाया जा रहा है। एक और 5वीं बात मैं आपको बता दूं, ईरान ने अपनी एक शैडो फ्लीट तैयार की है, 400 ऐसी छोटे बड़े टैंकर्स की, जो कि कम पानी में भी वो तैर सकती हैं, और हॉर्मुज के अंदर वो अभी भी ट्रैफिक उनका चल रहा है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर आवाजाही के लिए जो बड़े टैंकर्स हैं और गहरा पानी, जो कि 60 मीटर से ज़्यादा गहरा पानी जो है 90 मीटर तक की गहराई वाला, उसकी पट्टी 2 पट्टियां हैं, 3 किलोमीटर लंबी आने वाली अंदर एंट्री की पट्टी और 3 किलोमीटर वाली एग्जिट की पट्टी। उसके पीछे आसपास 40 मीटर गहराई का समुंदर है, जिसको कि शैलो वाटर या शैलो जोन कहते हैं, और इस शैलो जोन के अंदर ईरान ने एक शैडो फ्लीट बनाई है 400 वेसल्स की उनकी शैडो फ्लीट है, जो कि ईरान का 90% तेल चीन को देती है। तो चीन के पास तेल की सप्लाई अभी भी अनइंटरप्टेड है, और चीन एकमात्र दुनिया भर में ऐसा देश है जिसके पास 150 दिन का तेल है। और ये कैसे आया? ये जो शैलो एरिया के अंदर जो शिप्स जाते हैं, इसको अभी तक टारगेट नहीं किया गया है, और इसी के अंदर अपने आप को अपना झंडा बदल करके अपने AIS सिग्नल के, आपका जैसे GPS सिग्नल होता है तो वैसे उस सिग्नल को ऑफ करके ये सारी नावें कई मिलियन बैरल तेल पहले ही, युद्ध से पहले ही ईरान के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में या फिर अरब महासागर में कई जगह उसको ला करके जाकर वहाँ पर रख चुकी हैं, जहाँ से चीनी नावें
और झंडा बदल करके दूसरे नाम के अंदर ये नावें मलेशिया या चीन की तरफ ऑलरेडी आगे रुख कर चुकी हैं। इसीलिए एक देश जिसके पास तेल की सप्लाई अनइंटरप्टेड अब भी चल रही है वो चीन है, और चीन क्योंकि युआन में पैसे ईरान को दे रहा है तो ईरान के पास भी युद्ध लड़ने के लिए पैसा आते जा रहा है। हालांकि चीन अभी ये तेल काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में ईरान से ले रहा है, लेकिन ईरान के लिए भाई मरता क्या ना करता ये वाली परिस्थिति है। तो जो तेल वो 100 रुपये में या 100 युआन में बेच सकता था, आज 70 या 80 युआन में बेच रहा है, लेकिन उसके पास फिर भी पैसा आ रहा है इस युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए। दूसरी बात, अमेरिका अब तक पिछले 13 दिन में करीब $12 बिलियन खर्च कर चुका है। $12 बिलियन, यानी आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा अमेरिका इसमें ऑलरेडी फूंक चुका है। वहीं ईरान की तरफ से इस युद्ध का बिल अभी भी $2 बिलियन से ऊपर नहीं गया। तो किफ़ायत का युद्ध लड़ रहा है ईरान। कैसे लड़ रहा है किफ़ायत का युद्ध? उसके जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी सस्ते ड्रोन्स हैं जो कि अटैक मारक शक्ति रखते हैं। शायद 136 ड्रोन $20,000 का एक ड्रोन है, शायद 101 ड्रोन वो $10,000 का ड्रोन है। हदीद उसका जो स्टेल्थ ड्रोन है वो $30,000 का ड्रोन है, और उनके पास इन ड्रोन्स की करीब 1 लाख से 1.5 लाख ड्रोन्स की इंडिविजुअल ड्रोन्स की खेप पड़ी हुई है, जिसको कि ये सारे एरिया के अंदर टारगेट कर रहे हैं। तो यानी कि लो कॉस्ट में हाईली इफेक्टिव वॉरफेयर ईरान लड़ रहा है। एक एक ड्रोन कम से कम 30 से 20 से लेकर 50 किलोग्राम तक का एक्सप्लोजिव ले सकता है। तो एक साथ 6 ड्रोन एक जगह गिरते हैं 20 किलोग्राम का, अगर आप ले लीजिए पेलोड लेकर के, तो 120 किलोग्राम वेपन वॉरहेड एक ही जगह जाके गिर रहा है। तो आप सोच लीजिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसीलिए, और ये ड्रोन वापस नहीं आ रहे हैं, दूर से फायर हो रहे हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हदीद ड्रोन तो 500 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 से 3000 किलोमीटर उड़ सकता है। तो आप सोच लीजिए काफ़ी दूर से इनको छोड़ देते हैं, वो जाकर अपनी जीपीएस कोऑर्डिनेट जहां पर भी हो वहां जाके फूट जाते हैं, खत्म काम, सरदर्द इनका। क्योंकि एक एक ड्रोन को उड़ाने के लिए मेरे को कम से कम 2 या 3 इंटरसेप्टर फायर करने पड़ रहे हैं या मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायरिंग। तो यानी मेरा कॉस्ट ऑफ डिफेंस कॉस्ट ऑफ ऑफेंस से ज़्यादा हो गया। वहीं ईरान को भी झटका लगा है। ईरान के पार्चिन इलाके में वो फैसिलिटी जिसको कि जहां पर माना जा रहा था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को असेंबल कर रहे हैं, उस पार्चिन इलाके में यूएस ने, अमेरिका ने 6 मार्च को 3 बंकर बस्टर गिराए हैं। 3 बड़े बड़े GBU-57 बॉम्ब्स गिराए हैं उस मिसाइल फैसिलिटी और न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। और ये सैटेलाइट इमेज बताती है, 3 बड़े छेद दिखाती है, और उसी इमेजरी को अगर आप नवंबर 2025 में देखेंगे तो बड़ी फैसिलिटी बनी थी। और इस फैसिलिटी के इर्द गिर्द उनका लिक्विड प्रोपेलेंट प्रोजेक्ट है मिसाइल्स का। उसमें भी करीब 12 ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जिसको कि इजरायली और अमेरिकी ताकतों ने मिलकर के पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यानी ईरान को भी बहुत बड़ा तकनीकी झटका लगा है कि उसके न्यूक्लियर इरादों पर कई बार कहा जा रहा है कि पानी फेर दिया है, और इसीलिए ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब मुझे फोड़ने के लिए ईरान में कुछ नहीं बचा। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरें बंदर अब्बास से करीब 200-300 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में कई सारी हवाई पट्टियों को दिखाते हैं जहां पर अभी भी कोई बम नहीं गिरा, लेकिन बताते हैं कि वहां से टैक्सी वे है और पहाड़ी के अंदर ईरान ने अपनी पूरी एयरफोर्स की फ्लीट छुपा रखी है। अब वो क्या कारगर सिद्ध होगी, बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि ईरान के पास कोई बड़े जाबाज एयरक्राफ्ट्स नहीं है। ईरान के पास न्यूक्लियर सैंक्शंस और एयर सैंक्शंस की वजह से उनकी एयरफोर्स काफ़ी वीक है। तो ईरान ने छोटी पनडुब्बियों, ये सुइसाइड कामिकाजी बोट्स, माइन लेयर बोट्स, इस पर यानी कि अपनी नेवी पर खर्चा किया, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर खर्चा किया, और न्यूक्लियर वेपन बनाने में, न्यूक्लियर हथियार बनाने में अपना पैसा खर्च रहे थे। अब ये युद्ध कहाँ जा रहा है? देखिए, ये युद्ध कहीं नहीं जा रहा है, फंस रहा है ये युद्ध। ट्रंप बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में लोग गुस्साए हुए हैं, यार तुम क्या कर रहे हो, हमको नहीं चाहिए युद्ध, क्यों घुस रहे हो इसमें। ट्रंप कहीं ना कहीं विक्ट्री डिक्लेयर करके बाहर निकलना चाहते हैं और कहेंगे कि इजराइल को कि मैं तुम्हें फंडिंग करता हूं और असला देता हूं, तुम लड़ते रहो। ईरान कह रहा है कि तुम आओ, फंसो मेरे साथ, जितना तुम लंबा फंसोगे उतना तुमको तकलीफ होगी, मैं और ज़्यादा चौड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ईरान ने एक पंगा मोल लिया है कि देखिए, क्रिश्चियन जियोन ताकतें, इब्राहिमी ताकतों में क्रिश्चियन जियोन ताकतें यानी कि अमेरिका, इजराइल एक तरफ, और मुस्लिम ताकतें या इस्लाम एक तरफ, ये नैरेटिव टूटता हुआ लग रहा है, क्योंकि ईरान ने अपने ही दोस्तों पर, यानी
सुन्नी ताकतों पर, शिया ताकतों पर, जैसे बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है। ओमान तो इसमें नेगोशिएट कर रहा था, फ्रीडम की, पीस की बात कर रहा था, वहाँ पर भी उन्होंने बम फोड़ दिया। तो इन्होंने इन सबसे दुश्मनी मोल ली है। ये सब अब ईरान का कभी भरोसा नहीं करने वाले। तो इसीलिए आपने युद्ध करते करते अपनी युद्ध नीति में अपने दोस्त को भी दुश्मन बना लिया है। ये ईरान के लिए भविष्य में आगे जाकर के महंगा होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि ये युद्ध जुलाई तक चलेगा, क्योंकि CIA का एक मैट्रिक है, उस मैथमेटिकल मॉडल में देखा जाए तो ऐसे युद्ध कम से कम 60 से 65 दिन से ज़्यादा लड़े जाते हैं। 60 से 65 दिन यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने कम से कम लड़े जाएंगे। और जुलाई के अंदर, जून जुलाई तक ये खींचेगा। 65.8 का एक मैट्रिक निकला है, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 3.5 से 4 महीने लग सकते हैं और जुलाई तक ही ये युद्ध कहीं ना कहीं थमेगा। तीसरी बात उन्होंने कही है कि अब ईरान का टूटना तय है, यानी ये ताकतें बाहर तो निकल जाएंगी, लेकिन ईरान के अंदर एक अंतर्कलह ऐसा होगा, एक सिविल वॉर होगा कि जहां कुर्द घुसेंगे तो कुर्दिस्तान के लिए लड़ाई होगी, अज़ेरी घुसेंगे तो ग्रेटर अज़रबैजान की लड़ाई होगी, बलोच घुसेंगे और वहां पर बलूचिस्तान को बड़ा करने की लड़ाई होगी। बलोची और ईरानी पहले भी लड़ चुके हैं। और फिर रहेगा बीच का ईरान, जहां पर जो पर्शियन ताकतें हैं जिनका दमन हुआ है 40 साल से, वो भी उठ के खड़ी होंगी और इस रिजीम का खात्मा मांगेंगी। कहीं ना कहीं ईरान भी इसी टुकड़ों में बटेगा, जैसे इराक पहले बटा था, या ये पूरा रीजन बटा है, सीरिया बटा है। बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर जिस तरीके का दमन हुआ है, वो सब हमको देखने मिलेगा। और यहाँ पर स्थिरता नहीं होगी, अस्थिरता होगी। ट्रंप तो इस युद्ध में इसलिए घुसे थे, उनको लगा कि ईरान को दबा देंगे और यहाँ पर स्थिरता लाएंगे। वो स्थिरता नहीं होगी। और एब्राहम अकॉर्ड्स एक और ख्वाब था उनका, डोनाल्ड ट्रंप का, जो उनको लगा कि सारी एब्राहमी ताकतें, इजराइल जो कि यहूदी है, क्रिश्चियन ताकतें जो और फिर जो अलग अलग फ़िरके हैं इस्लाम के, उनको फॉलो करने वाली ये सारी मुस्लिम ताकतें सब एक साथ बन करके एक एब्राहम अकॉर्ड बनाएंगी और यहाँ शांति लाएंगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक स्थिरता, आर्थिक एक जिसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, उसको लेकर के आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक और बात आपको बताएं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी क्या अब अपने पिता के फतवा को बदल देंगे और कहेंगे कि ईरान जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर ताकत बन जाए? वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चीन इसकी मदद करने के लिए सबसे आगे बढ़ेंगे। विश्व में अस्थिरता का माहौल थोड़ा आगे ज़्यादा हो गया है, ना कि स्थिरता का माहौल। ये सब तब बदल सकता है, ये सब तभी बदलेगा अगर कॉम्प्रिहेंसिव डेमोलिशन ऑफ ईरान एंड इट्स रिजीम हो सकता है, जो कि इस वक्त ट्रंप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो रिजीम सत्ता बदलना चाहते थे, वो नहीं बदल रही। लीडरशिप की कंटिन्यूटी ईरान में दिख रही है। और वो कहते थे कि ईरान को हमने मिलिटरीली बर्बाद कर दिया, लेकिन आज भी 1 टन के बैलिस्टिक मिसाइल ईरान छोड़ रहा है इजराइल पर और अपने आसपास के खाड़ी देशों पर। वो अपनी मर्जी से, मनमर्जी से छोड़ रहा है। तो कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव ट्रंप ने अचीव कर लिया? तो ये सारी बातें अगर आपको देखा जाए, अगर आप इसका आकलन करें, तो एक तरफ जहाँ ईरान अड़ गया है, दूसरी तरफ ट्रंप फंस गए हैं, अमेरिका फंस गया है। इससे बाहर निकलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा ऐसा होगा कि पूरी तरह से ईरान की IRGC की कमर टूट जाए या उनकी लीडरशिप में 2 फाड़ हो जाए और कुछ लोग अलग हटकर कहें कि हमें रिजीम नहीं चाहिए, हमें एक मॉडरेट लिबरल ताकत चाहिए और मैं इसको लीड करूंगा और हम ईरान पूरे सारे प्रोग्राम्स बंद कर देगा और सिर्फ शांति और स्थिरता के लिए काम करेगा। ऐसा कर पाना क्या मुमकिन है? मुमकिन तो है, पर क्या इस वक्त बहुत ही मुश्किल लग रहा है? जी हाँ, बहुत मुश्किल लग रहा है। और जितने भी आसपास के खाड़ी देश हैं, ये अब हमेशा अस्थिरता का माहौल महसूस करेंगे। दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस है। जाते जाते आपके लिए एक थॉट प्रोसेस छोड़ रहा हूँ कि क्या अगले 10 साल में सिर्फ रिन्यूएबल्स पर सारे देश फोकस करेंगे, ताकि कल कहीं फिर से यहाँ बवाल कटेगा तो हमें तेल की किल्लत होगी और जिसकी वजह से हम त्राहिमाम करेंगे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। इनसाइड स्टोरी में आज बस इतना ही। नमस्ते।